हेलो एवरीवन, टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। आपके ऑप्शंस थे ए जयपुर, बी देहरादून, सी नई दिल्ली या फिर डी नागपुर। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी देहरादून। आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन 5 से 7 नवंबर तक देहरादून में आयोजित होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के संगम को प्रदर्शित करेगा। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ भारत के युवाओं को प्राचीन विज्ञान के ज्ञान से भी परिचित कराना है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बी, इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा हाई टेंशन बिजली के तारों से टकराना है। सी, ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। या फिर डी, ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को देखे जाने के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये लुप्तप्राय पक्षी भारत के डेजर्ट नेशनल पार्क से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए होंगे। ये पंछी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं, जबकि CMS कन्वेंशन में और साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं। वहीं IUCN के रेड लिस्ट में ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं। इस प्रजाति को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम यानी रिकवरी प्रोग्राम के लिए भी चिन्हित किया गया है, इसलिए विकल्प सही उत्तर है। इस प्रजाति के नर और मादा आमतौर पर एक ही ऊंचाई और वजन तक बढ़ते हैं, लेकिन पुरुषों के बड़े काले मुकुट और सीने पर एक काली पट्टी होती है। साथ ही ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा शिकार है, जो आज भी पाकिस्तान में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त कभी कभी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर अवैध शिकार, हाई टेंशन बिजली के तारों से टकराना, तेज गति से चलने वाले वाहनों और गाँवों में आवारा कुत्तों के साथ भिड़ंत आदि अन्य खतरे हैं। चलिए अगला सवाल, विश्व भूगोल के संदर्भ में स्कोशिया शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। ए खाई, बी सागर, सी ज्वालामुखी या फिर डी झील। तो सही जवाब है ऑप्शन बी सागर। हाल ही में अंटार्कटिका के निकट स्कोशिया सागर के समुद्र तल में अनुमानित रूप से लगभग 10 लाख वर्ष पुराने सूक्ष्म जीवों का DNA खोजा गया है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। 2019 में एक अभियान के दौरान अंटार्कटिका के निकट समुद्र तल से 178 मीटर की गहराई में समुद्री तलछटों के बीच सूक्ष्म जीवों के अवशेष खोजे गए थे। स्कोशिया सागर दक्षिण अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इसका नामकरण स्कॉटिश नेशनल अंटार्कटिक अभियान के दौरान प्रयुक्त पोत स्कोशिया के नाम पर हुआ है। ये एक जटिल और विवर्तनिक रूप से सक्रिय समुद्री बेसन के भीतर स्थित है, जो छोटे द्वीपों की श्रृंखला वाले स्कोशिया रिज द्वारा उत्तर, पूर्व और दक्षिण में घिरा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की कला और संस्कृति के संदर्भ में पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। पोनुंग अरुणाचल प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में से एक है। ये नृत्य महिलाओं द्वारा मुख्य फसलों की कटाई से पहले किया जाता है। इसमें नर्तकियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर फॉर्मेशन बनाते हुए नृत्य करती हैं। इन नर्तकियों का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अलग अलग गीत गाता है और तलवार जैसे दिखने वाले वाद्य यंत्रों का प्रयोग करता है, जिसे योक्ष कहा जाता है। ये एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस संपूर्ण नृत्य संगीत के दौरान प्रयोग किया जाता है। इसमें नर्तकियां पारंपरिक पोशाक पहनती हैं, जिसमें एक लंबी काली रंग की शर्ट और लाल रंग की स्कर्ट आदि शामिल हैं, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभियान सुमंगलम चर्चा में था, ये किससे संबंधित है। ए कुपोषण से निपटने से, बी मधुमेह पर अंकुश लगाने से, सी जंगल की आग की रोकथाम से या फिर डी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान से। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान भारतीय परिप्रेक्ष्य में खोजने के लिए देश भर में सुमंगलम अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के दृष्टिकोण से पंचमहाभूत पर देश भर में 5 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। ये सम्मेलन समाज की बेहतरी के लिए पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए पंचमहाभूतों के नाम पर आयोजित किए जाएंगे। ये पंचमहाभूत है आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ नाम से इसका पहला सम्मेलन 5 से 7 नवंबर को देहरादून में होगा। चलिए अगला सवाल।
निम्नलिखित में से किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गोवा या फिर डी राजस्थान। तो सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगामी संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। ये खेल प्रतियोगिता 31 जनवरी 2023 से शुरू होकर 11 फरवरी 2023 को समाप्त होगी। भारतीय संविधान के तहत खेल राज्य सूची का विषय है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आगामी संस्करण में कुल 27 खेल होंगे। इसमें पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को शामिल किया जा रहा है। इस बार सामान्य खेलों और स्वदेशी खेलों के साथ साथ कैनो स्लैलम, कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग जैसे नए खेलों की सुविधा भी होगी। खेल मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, खरगोन और बालाघाट में होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। काशी तमिल संगमम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? ए पर्यटन मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या फिर डी वित्त मंत्रालय। तो सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक वाराणसी काशी में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगम की घोषणा की। भारतीय भाषा समिति यानी BBS तमिल संस्कृति और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से खोजने, पुष्टि करने और मनाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगम में भारतीय संस्कृति के 2 प्राचीन अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों और विद्वानों के बीच अकादमिक आदान प्रदान जैसे सेमिनार, परिचर्चा आदि का आयोजन किया जाएगा। इसका व्यापक उद्देश्य 2 ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझी विरासत को बनाना और समझना और क्षेत्रों के बीच लोगों से लोगों के बंधन को गहरा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका गठन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। 2. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कोलकाता उच्चाधिकार प्राप्त समिति को रखने के लिए सचिवीय सहायता और स्थान प्रदान करेगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2021 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त भारतीय भाषा समिति का गठन किया गया, इसलिए कथन 1 सही है। इस समिति का अधिदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित भारतीय भाषाओं के समग्र और बहुविषयक विकास के रास्तों का पता लगाना और उनकी सिफारिश करना होगा। समिति को मौजूदा भाषा शिक्षण और अनुसंधान के पुनरुद्धार और देश में विभिन्न संस्थानों में इसके विस्तार से संबंधित सभी मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने का भी काम सौंपा गया है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली समय समय पर भारत सरकार के नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति को रखने और संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए सचिवीय सहायता और स्थान प्रदान करेगा, इसलिए कथन 2 सही नहीं है और इस तरह विकल्प सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी यानी FMC का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. सरकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता, बी. एक्सप्रेसवे का प्रचार, सी. जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल या फिर डी. कोयले का परिवहन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी कोयले का परिवहन। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयले की निर्बाध निकासी के लिए 68 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी यानी FMC परियोजनाओं को हाथ में लिया। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का तात्पर्य पिथहेड से डिस्पैच पॉइंट तक कोयले के परिवहन से है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। FMC परियोजनाएं मैनुअल हस्तक्षेप को कम करेंगी, साथ ही पहले वजन किए हुए सटीक मात्रा, कम लोडिंग समय और कोयले की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झुलसती पृथ्वी नीति का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तेल अन्वेषण, खनिज अनुसंधान, समुद्री जीवन या फिर सैन्य रणनीति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सैन्य रणनीति। झुलसती पृथ्वी नीति एक सैन्य रणनीति का हिस्सा है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। इसके तहत ऊर्जा आपूर्ति, पुलों, प्रोविजनल स्टोर, कृषि क्षेत्र, सड़क और रेलवे लिंक आदि सहित दुश्मन के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। ये विनाश दुश्मन द्वारा किसी देश की पीछे हटने वाली सेना द्वारा किया जा सकता है, जो नहीं चाहता कि आक्रमणकारी उनके संसाधनों का उपयोग करें। इस रणनीति के हिस्से के रूप में नागरिकों को नुकसान पहुंचाने पर 1977 जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑक्सफोर्ड रेफरेंस के अनुसार इस शब्द का प्रयोग पहली बार अंग्रेजी में 1937 में चीन जापानी संघर्ष की एक रिपोर्ट में किया गया था। अगला सवाल। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है।
एक ऊपरी और निचले शहर वाले महानगर के उत्तरी हिस्से में खड़ी दीवार इनलेट और आउटलेट चैनलों के साथ एक बेसिन था, जिसे ज्वारीय बंदरगाह के रूप में पहचाना गया है। ये कथन किसके संदर्भ में सही है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर राखीगढ़ी? तो सही जवाब है लोथल, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल के निर्माण की समीक्षा की। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था, जो अब गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। लोथल को अप्रैल 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था और इसका आवेदन यूनेस्को की अस्थायी सूची में लंबित है। यूनेस्को को सौंपे गए नामांकन डोजियर के अनुसार लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। ऊपरी और निचले शहर वाले महानगर के उत्तरी हिस्से में खड़ी दीवार इनलेट और आउटलेट चैनलों के साथ एक बेसिन था, जिसे ज्वारीय बंदरगाह के रूप में पहचाना गया है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 2200 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए, अब वक्त तो चला आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, EMIT मिशन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी सूर्य या फिर डी क्षुद्र ग्रह। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।